क्या एक अदालती मामला भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की किसी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है? चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी राजनीतिक जंग की जिसने देश के लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी घटना से जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। तो बात है 21 मार्च 2024 की, जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लेते हैं। और उन पर आरोप क्या लगा कि वो एक बहुत बड़े शराब घोटाले के सरगना थे। ये सनसनीखेज घटना 2 साल की लंबी जांच, मीडिया ट्रायल और उनके सबसे करीबी सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद हुई। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। जब इस मामले का अंतिम अदालती फैसला आया तो उसने एक ऐसी कहानी सामने रखी जो इन शुरुआती आरोपों से एकदम ही अलग थी। तो चलिए समझते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। अच्छा, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना होगा, उस समय में जिसे स्रोत राजनीतिक प्रतिष्ठान के लिए खतरे की घंटियों की एक श्रृंखला कहता है। तो पहली घंटी बजी 2020 में, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर शानदार जीत हासिल की। फिर 2022 में पंजाब में जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी घंटी तब बजी जब पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ने का फैसला किया। और यहीं से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये पूरा मामला एक नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी के इर्द गिर्द घूमता है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, पुरानी पॉलिसी के तहत सरकार खुद शराब बेचती थी। नई पॉलिसी ने ये काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। और आरोप ये लगा कि ये पॉलिसी खास तौर पर भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनाई गई थी, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन जो आंकड़े सामने आए वो तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। स्रोत के मुताबिक सरकारी राजस्व कम नहीं हुआ, बल्कि टारगेट से भी 27% ज्यादा बढ़ गया। मतलब नुकसान की जगह सरकार को फायदा हुआ था। तो फिर ये जांच शुरू कैसे हुई? हुआ ये कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। और उसी रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। और बस इस आदेश के बाद तो मामला रॉकेट के स्पीड से आगे बढ़ा। और अब एंट्री होती है एक ऐसे कानूनी दांवपेच की जिसे स्रोत अंतिम हथियार कहता है। ये हथियार था पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये पीएमएलए है क्या? इसे बनाया तो गया था टेरर फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए, लेकिन इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 45, जो इसे बहुत सख्त बना देता है। इसके तहत नियम एक तरह से उल्टा है। आप तब तक दोषी हैं जब तक खुद को बेकसूर साबित ना कर दें। और इसीलिए इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसी कानून का इस्तेमाल करके एजेंसियों ने एक डबल अरेस्ट की रणनीति अपनाई। मतलब सीबीआई ने गिरफ्तार किया और इससे पहले की जमानत मिले, ईडी ने आकर पीएमएलए के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया। इसी रणनीति के चलते मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे ऐप के बड़े नेता लंबे समय तक जेल में रहे। तो सालों की जांच चली, लोग जेल में रहे, और फिर आखिरकार वो दिन आया जब इस केस में फैसला सुनाया गया। और यकीन मानिए, अदालत के जो निष्कर्ष थे वो वाकई चौंकाने वाले थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, करोड़ों रुपये के लेन देन यानी मनी ट्रेल को साबित करने के लिए आखिर सबूत क्या पेश किए गए? अदालत ने जो पाया वो बड़ा हैरान करने वाला था। सबूत के नाम पर क्या था? सादे कागजों पर पेंसिल से लिखे कुछ नोट। एक आरोपी की गवाही को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, बचाव पक्ष के हक में जो सबूत थे, जज के मुताबिक उन्हें जानबूझकर 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के ढेर में कहीं दबा दिया गया था। इसे सप्रेशन बाय ऑब्सक्यूरिटी कहा गया। लेकिन कहानी में एक मनी ट्रेल जरूर मिला, पर स्रोत के मुताबिक वो पैसा एएपी की तरफ नहीं बल्कि कहीं और ही जा रहा था। और ये पैसा जुड़ा था अभियोजन पक्ष के ही मुख्य गवाह से। देखिए हुआ क्या, गवाह को गिरफ्तार किया गया और उसके ठीक 5 दिन बाद उनकी कंपनी ने सत्तारूढ़ पार्टी को 5 करोड़ का चंदा दिया। फिर वो सरकारी गवाह बन गए और 2 महीने बाद उनकी कंपनी ने 25 करोड़ का चंदा और दिया। तो इन सब बातों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ये कोई जांच थी ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे जांचकर्ताओं ने पहले से ही एक कहानी सोच ली थी और फिर बस उस कहानी में फिट होने वाले सबूत जुटा रहे थे। तो सबसे अहम बात यह है कि जज ने इस पूरी प्रक्रिया को एक कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज कहा, मतलब एक पहले से तय किया हुआ नाटक। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्य सीबीआई अफसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी आदेश दिया,
जो जांच की प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नतीजों की और देखते हैं कि इन सब घटनाओं से स्रोत अपने अंतिम निष्कर्ष पर कैसे पहुंचता है। देखिए, अदालत से बरी होने का फैसला आने तक जमीन पर राजनीतिक खेल बदल चुका था। पार्टी के बड़े नेता जेल में थे, सरकार की शक्तियां कम हो चुकी थीं, और इसका नतीजा क्या हुआ? एएपी 2025 का दिल्ली चुनाव हार गई। और घटनाओं की यही पूरी कड़ी हमें स्रोत के मुख्य तर्क तक ले जाती है कि ये पूरा मामला सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि इसने राजनीतिक विरोधियों को किनारे करने का एक टेम्पलेट या कह लीजिए एक फॉर्मूला बना दिया है। तो ये टेम्पलेट काम कैसे करता है? स्टेप 1, केंद्रीय एजेंसियों से जांच शुरू करवाओ। स्टेप 2, चार्जशीट के आधार पर एक जबरदस्त मीडिया ट्रायल चलाओ। स्टेप 3, पीएमएलए जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल करो ताकि जमानत न मिले और लोग लंबे समय तक जेल में रहें। और स्टेप 4, जब तक अदालत से कोई बरी होकर बाहर आए तब तक तो चुनाव भी खत्म हो जाते हैं और राजनीतिक मकसद भी पूरा हो जाता है, भले ही केस में कोई दम हो या ना हो। ये पूरा विश्लेषण स्रोत के एक बहुत ही पावरफुल कोट के साथ खत्म होता है। ये उन अधिकारियों और जजों को एक सलाम है जिन्होंने हर तरह के दबाव के बावजूद न्याय का रास्ता नहीं छोड़ा। और ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि किसी भी लोकतंत्र को बचाने के लिए संस्थाओं की ईमानदारी कितनी जरूरी है।